हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ बिहार दारोगा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 4 है वह करवाया जा चुका है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके आप बिहार दारोगा का प्रैक्टिस सेट 1 to 4 भी देख पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है। और इसके अलावा बिहार दरोगा के अलावा वहाँ आपको बीपीएससी 71st प्रीलिम्स से संबंधित जितने भी टेस्ट सीरीज है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स और अदर कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप वहाँ से जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका जो है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है, तो यह जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और जिसका बेसिकली उद्देश्य था कि आर्द्र भूमि को संरक्षित करना। तो ये आप लोग को याद रखना है। आगे है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर है। आगे चलते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो यह राघवन समिति के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो इसमें से जो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में जो समस्या है वो है असंगठित क्षेत्र, क्योंकि इसका रियल डेटा जो है वो सरकार के पास नहीं होता है, जिस कारण से इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो सक्षमता उपागम जो है यह अमर्त्य सेन का अमर्त्य सेन के द्वारा जो दिया गया था। और इसका जो उद्देश्य था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं कल्याण के बहुआयामी लक्षण का विकास और व्यक्तिगत जो विषमताएं हैं उसको दूर करना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये तो सभी को पता होगा कि 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है सबसे पहला चलाया गया जो आंदोलन, सफल आंदोलन था, वह 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन है। और ये जो है बेसिकली तीन कठिया पद्धति को खत्म करने के लिए चलाया गया था और ये खत्म कर भी दिया गया था। ये आंदोलन सफल था। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ऑप्शन सी जो है हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। और शिमला सम्मेलन जो है यह लॉर्ड वेवेल जो उस टाइम के तत्कालीन भारत के वायसराय थे, उनके द्वारा भारत में जो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न था तो उसको दूर करने और अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए विस्तृत योजना जो है इसके लिए 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया था एक योजना। और इस योजना को वेवेल योजना कहा गया। और इसका जो है इसी के लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था जिसको शिमला सम्मेलन बोला गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि कमियोटी प्रथा जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी, तो यह बेसिकली बिहार और उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्रचलित था। और यह जो प्रथा थी एक तरीके से कृषि दास के रूप में जो खेती किया जाता था कि इंटरेस्ट के रूप में। और लोग क्या करते थे कि अगर किसी भी महाजन से अगर कर्ज लिए हों तो उसके एवज में पूरी जिंदगी उसके अंदर जो है दास के रूप में, कृषि दास के रूप में जिंदगी बिताते थे ब्याज के राशि के बदले में। एक तरीके से ये बंधुआ मजदूरी टाइप का सिस्टम था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी, तो यह 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन जो बी है ये तो हमारा सही आंसर होगा ही। और स्थान भी आप लोग याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में। चलिए आगे चलते हैं।
आगे दिया हुआ है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तुर्की पूछ रहा है, ना कि प्रथम मुसलमान, क्योंकि अगर प्रथम मुस्लिम पूछेगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा। तो इसका जो बेसिकली आंसर हो जाएगा वह है सुबुक्तगिर, क्योंकि यह जो था यह तुर्क था, मतलब मुस्लिम तो था ही, लेकिन यह तुर्क था, तो इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछता कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो ये आप सभी लोग को इसका आंसर पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में जो पहली बार मुस्लिम आक्रमण किया गया था। तो ये जो है आंसर डिफरेंट होता है। तो ये जो सिली चीजें हैं, यानी कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, उस पे आप लोग जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना आपका सिली मिस्टेक कम होगा। और बेसिकली सिली मिस्टेक ही है जो आपको एग्जाम में इन और आउट करने का उसके पास कैपेसिटी है, क्योंकि सिली मिस्टेक अगर आप कम करते हैं तो आपका चांसेस सिलेक्शन की ओर ज्यादा बढ़ता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो यह हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। तो ये भी आप लोगों को पता होगा। और यह समिति का जो अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आप लोग को पता होगा। और हरिपुरा और त्रिपुरी, इन दोनों का आपको पता है कि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आगे दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिम को अपनी सेना में स्थान दिया था। तो वह देवराय सेकंड थे, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी को पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और इसमें जो है सबसे ज्यादा बार अगर किसी नदी का उल्लेख हुआ है तो वह है सिंधु, और गंगा जो है उसका उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, तो इसीलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा, एक। और इसके अलावा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि निम्न विद्रोह का कालक्रम के कौन सा विकल्प वो सही व्यवस्थित है वो बताना है। तो देख लेते हैं। नील विद्रोह, और फिर पहला जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है नील विद्रोह, फिर सन्यासी विद्रोह, और फिर पावना विद्रोह। अगर आप लोगों को इसका ईयर याद है तो आप लोग इजिली इसको टिक कर पाएंगे। नील विद्रोह आप सभी लोगों को पता होगा कि यह 1859 और 60 में इसी ड्यूरेशन में हुआ है। सन्यासी विद्रोह देखेंगे तो यह बहुत पहले हुआ था, यानी कि 1763 के आसपास, 63 से 64, तो ये आप लोग मान लीजिए, या 65 भी। फिर है पावना, तो पावना ये 1873 में हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो हमारा सीक्वेंस बी जो है यह सही बैठ रहा है कि सबसे पहले सन्यासी हुआ, फिर नील, और फिर पावना विद्रोह। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। तो यह 1915 में, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की स्थापना या गठन किया गया था। और यह जो सरकार थी, इस सरकार को जर्मनी और रूस के द्वारा मान्यता भी दे दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं तो राष्ट्रपति के पद पे क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति के पद पे बने, या फिर इन्होंने पद धारण किया, और प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने बरकतुल्लाह को रखा था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है एक तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, इन दोनों के सहयोग से हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा कि बी और सी दोनों के इन दोनों ने एक साथ मिलकर स्थापना किया था। चलिए आगे देखते हैं कि ओदंतपुरी विहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। तो ओदंतपुरी जो है इसका निर्माण पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, उनके द्वारा किया गया था। और आप सभी को पता है कि इसके अलावा जो था सोमपुरी महाविहार और ओदंतपुरी, तो ये सभी जो है ये पाल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और आपको ये भी पता होगा कि पाल वंश जो है 8 से 12वीं शताब्दी में ये बिहार में और बंगाल में ये लोग शासन करते थे। बेसिकली ये लोग बिहार में शासन किए, और इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए।
आगे है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 1992 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो है एड्स के रोकथाम और नियंत्रण हेतु लाया गया था। आगे है कि बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। और आप सभी को पता है कि बार्क जो है ट्रॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है, और साइरस इसका जो तापीय रिएक्टर है वो 1954 में कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। तो ईयर भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो एच कामेरलिंग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वहीं जेम्स पकल जो है ये मशीन गन के आविष्कारक थे, और डैमलर को देखेंगे तो ये गैस इंजन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो यह जर्मनी का समाचार एजेंसी है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का पुलिस मैन के नाम से निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है? तो यह यूएनएससी को बोला जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है लघु संसद की संज्ञा भी दी जाती है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर। और इसके अलावा अगर देखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएनएससी जो है यूएन के 6 अंग में से एक अंग है, और यह जो है पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये संस्था काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। हाल में ही कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अभी जो उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है तो इनमें सोमालिया है, यानी ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि यूएनएससी में जो है इसमें एक अस्थायी सदस्य है और एक अस्थायी। अस्थायी सदस्य में 5 देश हैं, और अस्थायी सदस्य में प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 10 सदस्य को चुना जाता है। तो टोटल जो है 15 मेंबर कंट्री होते हैं इसमें। और ये जो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे अधिनियम तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि पांचों की सहमति नहीं हो। अगर एक भी कोई वीटो या उसके अगेंस्ट में बोलता है कि नहीं होगा तो फिर वो वहीं पे रद्द हो जाएगा। और यही वजह है कि यूएनएससी में अभी तक भारत को सदस्यता नहीं मिली है। तो इसीलिए आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल में ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधित करता है? तो यह जो है 1995 का संयुक्त वक्फ प्रबंधन और सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और अभी वक्फ बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है कि हाल में ही दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? तो यह मैक्सिको में की गई है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि हाल में ही प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से देख लें तो प्रशांत बालकृष्णन नायक, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। और फिलहाल जो है अभी शुभांशु शुक्ला जो हैं ये स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, और ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन से नहीं है, तो ये तीनों ही शामिल हैं। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो यह जो है 2017-18 में लाया गया था, और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे रोक लगा दिया गया। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि समानता का जो अधिकार है उसके तहत इस पे रोक लग गया, और एसबीआई के द्वारा इसको बंद कर दिया, क्योंकि चुनावी बॉन्ड जो है यह एसबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे अब जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि यह जो है गोपनीयता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है और समानता के सिद्धांत का भी। तो इसीलिए चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि हाल में ही नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के
46वें सत्र में किस राज्य के चराईदेव मोइद्दम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो यह जो है असम का है, ये भी आप लोगों को पता होगा। आगे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, तो उसका नाम क्या है? तो यह जो है ठाणे और बोरीवली ट्विन टनल, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस सुरंग की लंबाई लगभग 12 है, यानी कि 11.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे है, हाल में ही मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो ये है मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो अगर हम देखें कि वैश्विक स्तर पे कौन शीर्ष पे है, तो हांगकांग इसमें पहले नंबर पर है, और इसके अलावा सिंगापुर जो है यह सेकेंड नंबर पे है, और ज्यूरिख जो है वो थर्ड नंबर पे है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो यह जेपी नड्डा जो है, यह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, और राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वहां इनको सदन का नेता बनाया गया है। और आपको पता है कि सदन का नेता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर जो है अगर वो राज्यसभा से आते हैं या उनकी सदस्यता राज्यसभा की है, तो वो ऑफकोर्स सदन के नेता प्रधानमंत्री ही होंगे, ये भी आप लोग को पता होगा। आगे है कि हाल में ही हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो आपको पता है कि अभी मतलब कुछ समय पूर्व जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है, और उनका जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, और उसके बाद फिर मसूद पेजेस्कियन को अभी वर्तमान में ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 8.2%, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है पूर्व विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पे अब विक्रम मिश्री को बनाया गया है विदेश सचिव, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बिहार में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो 2 महिलाओं को। एक तो है हमारी जो स्वर कोकिला, यानी कि बिहार की स्वर कोकिला के नाम से जो मशहूर थी स्वर्गीय शारदा सिन्हा, और दूसरी है सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी। तो इन दोनों को इस साल पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें कि शारदा सिन्हा को तो पद्म विभूषण और इनको पद्मश्री दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो यह रूस के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह यूएसए में किया जा रहा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत के तरफ से आईएनएस शिवालिक इसमें भाग लेगा, और यह जो है यह द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी आप लोग को पता होगा कि अभी वर्तमान में गौतम गंभीर हैं, और इससे पहले राहुल द्रविड़ थे। और गौतम गंभीर का जो कार्यकाल है एज ए कोच, तो वो दिसंबर 2027 तक रहेगा। आगे है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर ने, ये भी आपको पता होगा। और इन्होंने ये पहली महिला है भारत की जिन्होंने एक ओलंपिक में 2-2 मेडल जीता है। दोनों ही इनका ब्रॉन्ज मेडल था। एक तो सिंगल्स में इन्होंने 10 मीटर एयर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, और दूसरा इन्होंने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड में मनु भाकर अपने एक साथी सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीते थे, ये भी आप लोग को पता होगा। आगे है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो यह तेंग बीर सिंह है, यानी कि ऑप्शन ए। और इनकी उम्र जो है अभी 5 साल ही है, तो ये सबसे युवा पर्वतारोही भी बन गए हैं, और ये पंजाब के रहने वाले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है।
आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो यह बिहार में होगा और अभी बिहार में इसकी घोषणा की गई है। और बिहार में भी यह कहाँ होगा? तो आपको पता है कि अभी राजगीर में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, स्पोर्ट्स एकेडमी, तो वहां पे होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल में ही रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यह होता है बीड़ा उठाना, एक तरीके से, कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर है सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? तो इसमें लिखा हुआ सांसारिक, जबकि होता है सांसारिक, तो इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह हो जाएगा निह जोर रोग। और निह रोग जैसे ही यहाँ पे विसर्ग आएगा तो यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है। और निह जोर रोग जो है ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर दिया हुआ है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो ये आपको भी पता है कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द बनता है इससे, इसीलिए शब्द हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है डायरेक्शन में कि 47 से 48 तक सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा बेस्ट है। ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर, तो यह जो है इंटीग्रिटी को अगर हम देखें तो ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर इंटीग्रिटी शो करता है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही अप्रोप्रिएट है इस सभी में। आगे दिया हुआ है कि द मर्डर ऑफ वंस मदर, तो यह जो है मेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड का बेसिकली होता है कि अगर आप अपने मम्मी की या मदर की हत्या करते हैं तो, और यही अगर पैट्रिसाइड हो जाएगा तो भाई की हत्या, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें पूछ रहा है द मर्डर ऑफ वंस मदर, तो ये होगा मेट्रिसाइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। तो इसमें चलिए दिया क्या हुआ है कि सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वांटेड मैन, अगर इसका हम वॉइस चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा कि द वांटेड मैन वेयर बीइंग हेल्प बाय सम बॉयज, यानी कि अगर इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऋषि का ऋषिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। फिर है विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो यह ब्रिटेन में हुआ था, और ये भी आप लोग को पता है कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है वह जो ब्रिटेन में सबसे पहले सीमेंट का जो कारखाना लगा था 1824 ईस्वी में, तो उस सीमेंट के कारखाने का नाम पोर्टलैंड था। और इसी के बेस पे अभी भी देखिएगा तो पोर्टलैंड सीमेंट इजीली वे में आपको इजी वे में कहीं भी मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगर भारत में बात करें तो भारत में जो है वैसे तो लगाया गया था 1904 में मद्रास में सबसे पहले, लेकिन अगर देखेंगे कि इंडियन सीमेंट यानी कि इंडियन के द्वारा जो सीमेंट लगाया गया था तो वह कंपनी गुजरात के पोरबंदर में लगा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा 1912-13 के अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे दक्षिण में सेनकोटा दर्रा है, फिर उससे अगर ऊपर आएंगे तो हमारा जो है पाल घाट मिलेगा, और पाल घाट के बाद भोर घाट, और सबसे ऊपर थाल घाट है। और आप लोग को पता होगा कि सेनकोटा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच है, और पाल घाट जो है हमारा यह कोयम्बटूर और कोचीन के बीच मतलब उसको जोड़ता है। और भोर घाट जो है यह मुंबई और पुणे के बीच, और थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा जो सीक्वेंस बन के आता है 4231 वो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा बी जो है वो सही आंसर है। अब हमारा दिया हुआ है कि विश्व में कितने ऐसे भू आवेष्टित देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं? तो ऐसा दो ही देश है, और उन दोनों का नाम आप लोग को पता होगा कि एक तो उज्बेकिस्तान है और दूसरा लिंचेस्टेन है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में है। तो आप लोग को पता होगा कि जो यूएसए और कनाडा के बीच जो है 5 झीलों का संगम है। इसमें से इरी, ओंटेरियो, मिशिगन, सुपीरियर, ये सारे ही झील उसी के पार्ट हैं। तो मिशिगन जो है वो यूएसए में स्थित है, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है। तो आप लोग ये भी देखें कि ग्रास जो है, इसे क्वेश्चन ग्रास लैंड से आता ही आता है। एक तो ग्रास लैंड भी, और फिर किस टाइप के घास को क्या बोलते हैं वो भी, चाहे वो सलाइन हो, चाहे वो लिथो पे उगता हो, यानी कि लिथोफाइट हो कि जो पहाड़ पे उगते हैं, और चाहे वो जीरोफाइट हो, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है। तो यह कहलाएगी ट्रोपोफाइट। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो मरुस्थल में जो उगता है, तो वैसी वनस्पति जीरोफाइट, जीरो मतलब आप ऐसे याद रखिएगा कि वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, तो कहने का मतलब मरुस्थल है। और लिथोफाइट, लिथो का मतलब बेसिकली होता है चट्टान, तो जो चट्टान पे जो उगने वाली वनस्पतियां हैं उसको लिथोफाइट बोलते हैं। और हेलो का मतलब होता है नमकीन, तो ये भी आप लोग की हेलो, तो जो नमकीन या सलाइन क्षेत्र में जो उगती हैं, तो वैसी वनस्पतियां हेलोफाइट कहलाती हैं। और ट्रोपोफाइट तो मैंने बता ही दिया है कि ट्रोपोफाइट जो है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो घास और वनस्पति उगती है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं तो कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पे होगा। तो यह विषुवत रेखा पर होगा, और अधिकतम देखें तो ध्रुव पे सबसे ज्यादा होगा, तो इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। और कोरियोलिस बल जो है बेसिकली पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है हवा अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, और यही विक्षेपण का जो प्रभाव है उसको कोरियोलिस प्रभाव बोला जाता है। और अगर आप लोग देखें तो याद होगा तो उत्तरी गोलार्ध में जो है हवा अपने दाई और दक्षिणी में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यह जो है किलायू, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और यह जो है हवाई द्वीप पर यानी कि यूएसए में सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का एक रूप है। और इसके अलावा भी देखें तो जैसे कि इटली में सक्रिय में हो जाएगा माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली। और स्ट्रोम्बोली के बारे में आपको पता हो, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं उसको। फिर अगर मैक्सिको में देखो तो कोलीमा है। तो ये सारे एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। तो यह जो है बृहस्पति है। यह 10 घंटे का टाइम लेता है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है कि भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है। तो यह 1974 में, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फिर है सस्कावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के द्वारा यह दिया जाता है। और ये बेसिकली जो है पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य या उसमें योगदान देने के लिए व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। और इसमें $50,000 की राशि भी प्रदान की जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं। तो इसमें 3 तरह के, एक तो सांविधिक जो कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है, फिर है दीवानी और फौजदारी। और इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट में जितने भी, यानी कि जैसे कि भारत में अभी 25 हाई कोर्ट हैं, तो उसके विरुद्ध भी यहाँ पे अपील किया जा सकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो इनमें देख लेते हैं। सबसे पहला है कि इसका आकार त्रिकोणीय है, तो बिल्कुल है। दूसरा है कि नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, तो ये भी ठीक है। और इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल। नए संसद भवन के तीनों जो मुख्य द्वार हैं थल, जल और नभ को समर्पित हैं, तो ये भी ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। चारों ही कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में है कि विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो इसमें असत्य बताना है कि असत्य इसमें से कौन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
इसमें जो विरंजक चूर्ण है जल में अधिक विलय होता है, तो नहीं, ये जल में अधिक विलय नहीं होता है, बल्कि क्या बोलेंगे कि इसकी जो है अगर जल में अशुद्धि थोड़ी भी मौजूद है तो यह अच्छे से घुल नहीं पाता है, या अशुद्धि की उपस्थिति के कारण जो है एक अच्छे विलयन का निर्माण नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, और गलत पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके अलावा देखें तो विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला सी, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl और इंटू Cl। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको पता होगा कि निकेल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनाया जाता है वह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्सराइट कैल्शियम का अयस्क है, और फ्लोस्पार भी है, और फॉस्फेराइट भी है, तीनों ही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अम्ल कण यानी कि अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं तथा इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है सोडियम बेंजोएट का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? तो यह शोधन अभिकर्ता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो गलत देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि गौण उपभोक्ता जो है वह तृणभक्षी होता है, जबकि अगर गौण उपभोक्ता को देखें तो यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, तो इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे उपभोक्ता परजीवी होता है, ये भी सही है। उत्पादक स्वजीवी होते हैं, ये भी सही है। और विबंधक जो है मृतोपजीवी होता है, यानी कि मरे हुए से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये भी आप लोग को पता होगा कि ये तीनों जो अदर दिया हुआ है वो सही है। तो सही जो उसमें पूछा है गलत, तो हमारा सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह जो है विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? तो कपूर, वनीला, काइसनी यानी कि कासनी या चिकोरी जो है ये सारा ही पादप उत्पाद हैं, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? तो यह जो है परागकोश होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जैसा कि पता है कि पौधे में पुंकेसर जो है नर जनांग होता है, और अंडक जो है वो मादा जनांग। और पुंकेसर में जो है इसमें परागकोश इसी में पाया जाता है, और अंडक में देखेंगे तो इसमें अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र पाया जाता है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो हम लोग देखें तो 17 जो अनिवार्य तत्व है, जिसमें से 9 तो जो है वो वृहद लेवल पे पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और सूक्ष्म लेवल पे जो है वो 7 है। तो इन दोनों को मिला के जो बेसिकली 17 एलिमेंट हैं वो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो पहला जो इम्पोर्टेंट है 9 में, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, पोटेशियम, हाइड्रोजन इत्यादि आता है। और जो क्या बोलते हैं सूक्ष्म रूप से जिसका यूज होता है उसमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। तो इसी तरीके से इसमें पूछ रहा है कि विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम जो है यह आवश्यक नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो ये भी आप सभी को पता होगा कि सिक्रेटिन जो है यह अमाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए क्या करता है, उसको उत्तेजित करता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। आगे दिया हुआ कि जैसे जैसे जो मनुष्य हैं वह वृद्ध होते हैं, सामान्यतः उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है वह बढ़ने लगता है। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो है ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का यानी 120/80
80 होता है, ये भी आप लोग को पता होगा। और इसकी जो मापने की इकाई है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ऊतक का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो आप सभी को पता है कि ऊतक के निर्माण के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन जैसे पनीर वगैरह से हमको मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो अब जो है 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिला के दिया हुआ है। तो मैं इसका आप लोग को आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर वीडियो तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसे सॉल्व करके आप लोग को भेज दूंगी। तो चलिए अब मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो 96 का आंसर 400 रुपीज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि 97, तो इसका आंसर 10% हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। फिर है 98, जिसका आंसर जो है वो 98 का जो है हाँ 10 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और 99 का आंसर अगर देखूं तो ये 6 ईयर्स है, यानी कि ऑप्शन सी। और 100 का आंसर जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने जो बिहार दारोगा का टेस्ट नंबर 5 है उसको कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे पिन कर दिया जाता है, तो आप लोग वहां से जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ और इसके अलावा बीपीएससी की से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज और अन्य कंटेंट का पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी तैयारी में और बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपके सहयोग और आपके प्यार के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का ट्राई करेंगे और जरूर लेके आएंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच।